my channel. Now today we will start bricks, beats and bones. We have done it earlier. So we will do first recap of that thing and then we will move further. Now let's get started. Now whatever we have studied further, earlier we will just revise that. So what we have studied is we have studied that Alexander. See, when you open the book, you see bricks, beats, and bones. So bricks, beats, and bones. So bricks means that मतलब ईट, बीड्स मतलब वो छोटी छोटी मोतियाँ जिससे हम वो नेकलेस बनता है, एंड बोन्स मतलब हड्डियाँ, ये हड्डियाँ, ठीक है। तो अब ठीक है, तो अब इसमें इस हिस्ट्री में हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? देखो, ब्रिक्स हमें ये बताएंगी पॉलिटिकल सिस्टम, बीट्स हमें ये बताती हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, और हमें बोन्स जो बताती है वो सोशल डिफरेंसेस के बारे में बताती है। अब हम ये देखो, तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा वो समझते हैं। हमने पढ़ा था कि जो हम देखो, हमने पढ़ा था जैसे ही हम बुक खोलते हैं पहले आपको ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स पता होता है, उसका मतलब आपको समझ में आ गया। अब आप जब आप उसके नीचे देखते हो तो आपको एक सील दिखती है, आपको उसको पढ़ना नहीं आता कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। वो सील में क्या क्या लिखा हुआ है, ऑब्वियसली सील में क्या क्या लिखा हुआ है। तो अब अभी तक वो साइंटिस्ट नहीं ढूंढ पाए, वो अनडिसाइफर्ड है। हाँ, तो वो है अनडिसाइफर्ड, मतलब कि हम उस सिंबल्स को देख सकते हैं पर हम उसको प्रोनाउंस नहीं कर सकते, उस वर्ड्स को प्रोनाउंस नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमें वो नहीं बताया गया कि इसका मतलब क्या होता है। तो दिस इज नोन एज अनडिसाइफर्ड, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा कि जो सील है वो डिस्कवर्ड की है अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1814 से 1893 तक, और वो एक ब्रिटिशर था, ब्रिटिश इंजीनियर एंड क्या था, सर्वाइवर, ठीक है, सर्वेयर करता था, और विजिटेड इन 1853 टू हड़प्पा एंड फाउंड हड़प्पन सील। अब इसने 1873 में एक रिपोर्ट बनाई थी, 1873 बोर्ड मेड रिपोर्ट ऑन हड़प्पन सील, उसने बनाई थी अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ये था जो अलेक्जेंडर कनिंघम था वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI, मतलब फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी, ठीक है। तो फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी कौन था? अलेक्जेंडर कनिंघम। ये MCQs में पूछा जाता है, और रिसेंट टेस्ट जो 12th का पेपर था उसमें भी पूछा गया है, ठीक है। और अगर आप CUET की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको थोड़ा एक्सटर्नल बाहर की इंफॉर्मेशन देती हूँ। इसके पहले एक कौन था वो, मेजर क्लार्के करके एक नाम है, उसने डिस्कवर्ड की थी पहले इन आई थिंक सो इन 1873। नो वेट, हाँ, तो इसने डिस्कवर्ड की थी मेजर क्लार्के ने, ठीक है। इसने बिफोर 1872 में की थी, और गिवन टू ब्रिटिश म्यूजियम इन 1886, ब्रिटिश म्यूजियम को दे दिया था 1886 में। तो हमने यहाँ तक पढ़ा। फिर वो सील मैंने बताया था, क्या बताया था कि ये देखो, सॉरी, है ना, तो मैंने ये बताया था कि जो हड़प्पन सील है डिस्टिंक्टिव फीचर है, वो एक डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ द हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट मतलब कि बहुत इम्पॉर्टेंट, मतलब वो बहुत सील जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसमें एक चीज़ है वो उसको सबसे डिफरेंट करती है, तो दैट इज डिस्टिंक्टिव, ठीक है। तो डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ द हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, नाउ मटेरियल क्या था? स्टेटाइट स्टोन था, दैट इज अ सॉफ्ट स्टोन, एंड डिपिक्ट्स एनिमल मोटिव्स एंड साइंस, और स्क्रिप्ट मतलब अनडिसाइफर्ड जो मैंने आपको बताया था। आर्कोलॉजिकल सोर्सेस, हाउसेस, पॉट्स और टूल्स, सील्स एक्सेट्रा, ऑर्नामेंट्स, या। अब हम आते हैं टर्म्स, हमने क्या पढ़ा था? टर्म्स, ओके वेट फॉर अ मिनट, हाँ, टर्म्स, प्लेसेस, टाइम्स हमने ये पढ़ा था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन
ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो अब देखो ये 3 नाम है, पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के दो नाम है। कैसे? एक हड़प्पन सिविलाइजेशन और एक ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन उसका नाम कैसे पड़ा? कैसे पड़ा था? यस, यू आर राइट। ये ऐसे पड़ा था, आई नो कि तुम लोगों को आता है। ओके, ना ऐसे पड़ा था कि दिस वाज द फर्स्ट साइट, जिसने भी खोदा था उस सिटी को वहाँ पे, तो दिस वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट। सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट, तो नाम रखा गया दी हड़प्पन सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए रखा गया क्योंकि इट वाज कवर्ड विद इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, है ना। ना ब्रॉन्ज, इसलिए ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी इसलिए लिखा क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ब्रॉन्ज मिलते थे, पाए जाते थे। ठीक है। अब हमने एक और पढ़ा था फ्लो चार्ट के थ्रू, IVC, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी, अर्ली, मैच्योर और डिक्लाइन। अर्ली कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट था? अर्ली कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट था? यस, 6000 से 13,000 BC, फिर 13,000 से 2600 BC, और 2600 BC से 1900 BC, समथिंग लाइक दैट ना। No, sorry, I'm really sorry, it was not like that. See, 16,000 to 2600 BC, then 2600 BC to 1900 BC. Then see, early age was, इसको अर्ली एज को हम बोलते थे फॉर्मेटिव फेज। तो फॉर्मेटिव फेज को हम बोले कहाँ से कहाँ तक था? 6000 से 2600 BC। देन मैच्योर, दैट इज अर्बन फेज, दैट इज 2600 BC से 1900 BC तक। ठीक है, अब यस, इसको हम बोलते हैं अर्बन फेज। देन डिकेडेंट फेज में, दैट इज डिक्लाइन फेज, उसको हम क्या बोलते थे? दैट इज डिक्लाइन फेज। तो वो है 1900 BC से, सॉरी हाँ, 1900 BC से 1300 BC तक। राइट, नाउ आई एम राइट। ओके, नाउ let's move on. Okay, now up we are starting from this, and now we are moving further. We have done the recap. Now we are moving forward. Now bricks, beats, and boats. Okay, beginnings. Archaeological cultures in the region prayer. Beginnings start हो रहा है ये। See, archaeological cultures in the region prior to the mature Harappan, these cultures were associated with distinctive pottery, evidence of agriculture and pastoralism, and some crafts. Settlements were small and they have a virtually no large buildings. इसमें ये बता रहे हैं कि जो आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स थे इन रीजन, वो मैच्योर हड़प्पा में थे। मैच्योर हड़प्पा मतलब कहाँ से कहाँ तक? मैच्योर, अब लिंक करो। मैच्योर हड़प्पा मतलब कि 2600 BC से 1900 BC तक मैच्योर हड़प्पा था। तो इस पीरियड में दीज कल्चर्स वर, ये कल्चर्स जो थे वो एसोसिएटेड किससे थे? विद डिस्टिंक्टिव पॉटरी। डिस्टिंक्टिव मतलब इम्पॉर्टेंट, और उस एक पर्टिकुलर चीज़ जो उससे अलग करती है। ठीक है, तो डिस्टिंक्टिव पॉटरी, एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, उसमें हमें एक डिस्टिंक्टिव पॉटरी मिली, एक एविडेंस मिला एग्रीकल्चर का, पेस्टोरलिज्म का, एंड सम क्राफ्ट्स, कुछ क्राफ्ट्स के मिले, कुछ एग्रीकल्चर पेस्टोरलिज्म का मिला, एंड वहाँ पे सेटलमेंट्स वर स्मॉल, छोटे छोटे सेटलमेंट्स होते थे, कच्चे हाउसेस बना के रहते थे लोग, और नो लार्ज बिल्डिंग्स, वर्चुअली नो लार्ज बिल्डिंग्स। ठीक है, टोटली नो लार्ज buildings. Understood? Let's move on. Okay, now subsistence strategies. Now subsistence strategies. Archaeologist is a scientist who study. अब देखो, आर्कोलॉजिस्ट तो सबको पता है क्या होता है। आर्कोलॉजिस्ट वो होता है, आर्कोलॉजिस्ट इज अ साइंटिस्ट हु स्टडीज ह्यूमन हिस्ट्री। ह्यूमन हिस्ट्री भी पढ़ता है और प्री हिस्ट्री, जो पहले की हिस्ट्री है वो भी पढ़ता है, through the excavation of sites and analysis of artifacts and other physical remains. जो भी physical remains है उसको पढ़ता है, उससे
देखता है कि हाँ इस समय में शायद ये हुआ होगा, अपना वो लगाता है। तो आर्कोलॉजिस्ट क्या होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पूछ सकते व्हाट इज आर्कोलॉजिस्ट एमपी बोर्ड में, ठीक है। आर्कोलॉजिस्ट, तो आर्कोलॉजिस्ट क्या है, आर्कोलॉजिस्ट इज द साइंटिस्ट हु स्टडीज ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री। ह्यूमन हिस्ट्री पढ़ता है और प्री हिस्ट्री through the excavation of sites and analysis of artifacts, उस artifacts को analysis करता है and other physical remains, ठीक है। can reconstruct dietary practices from signs of charred grains and seeds, ठीक है। ठीक है, इसमें इसमें कुछ गलत हुआ है जी, नो, ओके, ऑल इज राइट। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि आर्कोलॉजिस्ट क्या होता है। गुड, वेरी गुड। ना उसमें लिखा है कैन रिकंस्ट्रक्ट डाइटरी प्रैक्टिसेस फ्रॉम फाइंड्स ऑफ चेयर्ड ग्रेन्स एंड सीड्स, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये पूरा रिकंस्ट्रक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ग्रेन्स में हम वीट, ठीक है, वीट, lentil, chickpea and sesame millets are found in Gujarat। ये सब गुजरात में पाए जाते हैं, क्या क्या पाए जाते हैं, सॉरी, क्या क्या, वीट, लेंटिल, सीजेम, सीजेम मतलब तिल, और चिकपी, चिकपी, और ये मिलेट्स, ये सब कहाँ पाए जाते हैं, गुजरात में। अब इसको मतलब ये जो ग्रेन्स जो पढ़ते हैं उनको हम बोलते हैं आर्को बोटानिस्ट। क्या बोलते हैं, आर्को बोटानिस्ट। जो इन सब की जो ग्रेन्स की स्टडी करते हैं उनको बोलते हैं आर्को बोटानिस्ट, ठीक है। ओके, स्पेशलिस्ट इन एंशियंट प्लांट रिमेन्स। जो प्लांट रिमेन्स होते हैं, जैसे प्लांट रिमेन्स, प्लांट के जो कुछ रिमेन्स छूट जाते हैं, जैसे वीट, तो वीट काट तो हार्वेस्ट भी कर देते, सब कर देते, पर तभी भी कुछ रिमेन्स छूट जाते, तो वो रिमेन्स को जो स्टडी करता है उसको क्या बोलते हैं, आर्को बोटानिस्ट। याद रखना, दिस इज़ वेरी गुड फॉर एमसीक्यूज में पूछा जाएगा। और हाँ मतलब अगर 2 मार्क्स का है, नहीं उससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। नाउ एनिमल्स, अब हमने प्लांट रिमेन्स देख लिया कि उसको आर्कोबोटानिस्ट बोलते हैं। अब जो एनिमल्स को पढ़ता है उसको क्या बोलते हैं वो देखता है। बोन्स ऑफ कैटल, कमर्शियल लो एंड पिग आर फाउंड एट हरप्पन साइट्स। सॉरी ये गलत लिखा है, पिग नहीं है, पिग है वो, पिग आर फाउंड एट हरप्पन साइट्स, दे वर डोमेस्टिकेटेड, ठीक है। डोमेस्टिकेटेड मतलब उनको पाल के रखा जाता था। और अब एनिमल की स्टडी कौन करता था, आर्कोजूलॉजिस्ट या जू आर्कोलॉजिस्ट। प्लांट रिमेन्स की स्टडी कौन करता था, आर्को बोटानिस्ट। और एनिमल्स की स्टडी कौन करता है, जू आर्कोलॉजिस्ट या आर्कोजूलॉजिस्ट, ठीक है। स्पेशलिस्ट इन रिमेन्स एनिमल बोन्स और बोन्स ऑफ फिश एंड फाउल आर ऑल्सो फाउंड। फाउल मतलब बर्ड्स जो होते हैं ना उनको फाउल बोलता है, ठीक है। डन। तो ये 2 याद रखने कि एनिमल्स को जो एनिमल्स का जो स्पेशलिस्ट होता है इन रिमेन्स एनिमल्स की रिमेन्स को पढ़ता है उनको बोलते हैं आर्कोजूलॉजिस्ट या जू आर्कोलॉजिस्ट, और जो प्लांट की रिमेन्स को पढ़ता है उसको बोलते हैं आर्कोबोटानिस्ट, ठीक है। अब आता है मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। मीन्स ऑफ लाइवलीहुड में 2 होते हैं, एग्रीकल्चर और पैस्टोरलिज्म, ठीक है। मीन्स ऑफ लाइवलीहुड को कैसे जी पाएंगे, तो एग्रीकल्चर के थ्रू या पैस्टोरलिज्म के थ्रू, ठीक है। अब पैसे कैसे कमाएंगे, खाना वाना उनको कैसे मिलेगा, तो एग्रीकल्चर के पहला एग्रीकल्चर, दूसरा पैस्टोरलिज्म। लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज क्या क्या थी, बुल वॉज नोन, ऑक्सन वर यूज्ड फॉर प्लोइंग। हाँ मैंने शायद वो पिक्चर नहीं लगाई ना, रुक जाओगे, टूल्स है, ओके ना वो पिक्चर नहीं लगाई। आप बुक खोलोगे ना तो वहाँ पे बुल की पिक्चर लगी है। बुल वेल्थ के लिए माना जाती है, तो बुल वॉज नोन। अब वो वहाँ पे जो ऑक्सन था
वर यूज्ड फॉर प्लोइंग। जो बुल्स यूज होती थी वो यूज्ड फॉर प्लोइंग। देखो टेराकोटा मॉडल्स ऑफ द प्लो, टेराकोटा मॉडल्स ऑफ द प्लो हमें चोलिस्तान और बनावली हरियाणा में मिले, तो ये बहुत ज़रूरी है, याद रखना। ठीक है। बुल वॉज नोन, ऑक्सन वर यूज्ड फॉर प्लोइंग। ऑक्सन को हम ऑक्सन यूज करते थे किसके लिए? प्लोइंग के लिए। ठीक है, ऑक्सन वर यूज्ड फॉर प्लोइंग। ओके। चोलिस्तान अभी प्रेजेंट है पाकिस्तान में और बनावली कहाँ है? हरियाणा में। अब ये पूछा जाता है वेयर द टेराकोटा मॉडल्स वर फाउंड, और एमसीक्यूज दे सकते हैं, वो कुछ भी दे सकते हैं आपको। अगर उसमें चोलिस्तान लिखा हो तो चोलिस्तान मार्क करना, बनावली लिखा हो तो बनावली मार्क करना। ठीक है। फील्ड्स हैड टू सेट्स ऑफ फरोज एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। जो फील्ड्स थी ना वो ऐसे फरोज थी, देखो आई विल शो यू, वेट फॉर अ मिनट। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ना, ऐसे थी, एक ऐसी थी, ठीक है, और एक ये ऐसी थी। ठीक है, राइट एंगल में, ये राइट एंगल ऐसे, दो ऐसी थी और एक, मतलब ये राइट एंगल में थी। ठीक है, ओके। ठीक है, तो एक ऐसे पहले इन्होंने ऐसा बनाया था, फिर ऐसे बनाया था, फिर ऐसा बनाया था, फिर ऐसा है, तो राइट एंगल में वो कट कर रहे थे। तो फील्ड्स थी हैड टू सेट्स ऑफ फरोज एट राइट एंगल में ऐसे 90 डिग्री टू ईच अदर सिचुएटेड इन सेमी एरिड लैंड्स। कहाँ थे? कालीबंगा राजस्थान और जो रिजर्वायर है फाउंड इन धोलावीरा। वाटर रिजर्वायर्स फाउंड कहाँ थे? धोलावीरा। ओके, तो ये याद हो गया, समझ में आ गया। नहीं हुआ तो नीचे कमेंट कर देना कि कुछ समझ नहीं आया, तो मैं नेक्स्ट क्लास में वो समझा दूँगी फिर से। ठीक है, समझ नहीं आया तो मैं एक बार समझा देती हूँ। देखो, बुल वॉज नोन, ऑक्सन वो यूज्ड फॉर प्लोइंग। ऑक्सन और बुल हम जानते थे, और ऑक्सन वो जो यूज़ होता था वो प्लोइंग के लिए यूज़ होता था। टेराकोटा मॉडल्स थी ऑफ द प्लो वो चोलिस्तान और बनावली हरियाणा में मिलती थी। जो फील्ड्स थी वर सेट्स ऑफ फरोज एट राइट एंगल टू ईच अदर सिचुएटेड इन सेमी एरिड लैंड्स। कालीबंगा राजस्थान और जो वाटर रिजर्वायर्स है वो फाउंड इन धोलावीरा। अंडरस्टूड? ओके, गुड। नाउ टूल्स में हम बात करें तो ओके, मटेरियल, क्रॉप टूल्स एंड स्टोन ब्लेड्स। टूल्स में क्या क्या आता था? मटेरियल, क्रॉप टूल्स एंड स्टोन ब्लेड्स मिलती थी। मटेरियल क्या क्या मिलता था, तो इसलिए कहा मटेरियल। क्रॉप टूल्स मिलते थे, क्रॉप को एक्स मिलती थी वो अच्छे, एंड स्टोन ब्लेड्स, अगर आप उसको हार्वेस्ट भी तो करना है ना, तो इसलिए क्रॉप टूल्स एंड स्टोन ब्लेड्स। उनका पर्पस क्या था? पर्पस तो हार्वेस्टिंग और प्लोइंग ही था। इरिगेशन, मोस्ट हरप्पन साइट्स आर लोकेटेड सेमी एरिड लैंड्स, कैनल्स। ठीक है, तो इरिगेशन, अब ऑब्वियसली पानी चाहिए, तो एग्रीकल्चर करोगे तो पानी तो चाहिए क्रॉप्स को। तो मोस्ट हरप्पन साइट्स आर लोकेटेड इन सेमी एरिड लैंड, ज़्यादातर सेमी एरिड लैंड्स पे ही लोकेटेड थे जहाँ पे उन्हें कम से कम पानी लगे। ठीक है, और कैनल्स कहाँ थे? शौर्तुगा प्रेजेंट है अफगानिस्तान। ठीक है, वेल्स थी और वाटर रिजर्वायर आपको पता है धोलावीरा। ओके, अंडरस्टूड? ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यार लाइक सब्सक्राइब तो करो, देख लेते हो, लाइक सब्सक्राइब कौन करेगा? चलो बाय बाय।